फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैक पे। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार पुलिस स्पेशल प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच आया था 26, 27, 28 जुलाई 2024 को। हालांकि हमने इसका फर्स्ट पार्ट करवा चुका है। वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री से संबंधित टोटल क्वेश्चन 170 था, जिसे डिस्कशन के साथ हमने करवाया है। आई होप वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन को। तो चलिए 170 तक तो हिस्ट्री था, 171 से हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? ऑप्शन दिया गया है लक्षद्वीप, कोलकाता, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट। थोड़ा फास्ट ही करेंगे क्योंकि क्वेश्चन है जो ज़्यादा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी। कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो कन्याकुमारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यहाँ पे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। 8 राज्यों से कौन कौन सा राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हालांकि अगर आप लोग ट्रिक याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को कर्क रेखा कहा जाता है। वही 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड से होकर गुजरती है, जबकि महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र जो है कर्क रेखा के दक्षिण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के देशांतरी विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? भारत के देशांतरी विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री या 50 डिग्री? बताइएगा। अगर भारत की बात की जाए कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, और इन दोनों को माइनस करिएगा तो लगभग 30 डिग्री प्राप्त होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुहारमोती से लेकर के किबुथु। किबुथु कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। गुहारमोती कहाँ है? तो गुजरात में, जो कि सबसे पश्चिम बिंदु है। वही सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लगती भी है। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था? तो हैरी हैश ने। हैरी हैश ने। भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था? भूसन्नति का सिद्धांत कोवर ने दिया था। किसने दिया था? कोवर ने। और व्याख्या किसने किया था? वेगनर ने। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी या कौन सा है? तो हिमाद्री, या फिर इसी को आंतरिक हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहा जाता है। और हिमालय का पाद किसे कहा जाता है? तो शिवालिक को कहा जाता है। पैर जो है, हिमालय का पैर शिवालिक को कहा जाता है। सबसे नवीनतम शिवालिक ही है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? भारत में स्थित नहीं है माउंट एवरेस्ट। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, केटू, नंदा देवी, कंचनजंगा अपने भारत में स्थित है। राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, जिसे वहाँ सागर माथा भी कहा जाता है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, और केटू कहाँ है? तो केटू लद्दाख वाले पीओके वाले क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं? और भी जैसे पर्वत का नाम याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, एक छोटा सा इस तरह से मैप बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बाद कामेत, कामेत के बाद नंदा देवी। नंगा पर्वत, कामेत, फिर नंदा देवी, और यह तीनों के तीनों अपने भारत में है। उसके बाद चल लेते हैं नेपाल में। नेपाल में फिर आ जाएगा कैलाश पर्वत, फिर धौलीगंगा, फिर अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, फिर कंचनजंगा सिक्किम में, और नामचबरवा, यह कहाँ जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर। नेक्स्ट है, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं? लावा निक्षेप मिलते हैं, यह मिलते हैं राजमहल।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राजमहल जो यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पर्वत है, जहां टोडा जनजाति निवास करती है। अरावली जो कि सबसे प्राचीनतम पर्वत है। नेक्स्ट है ऊटी क्या है। ऊटी क्या है। ऊटी जो है यह तमिलनाडु में है और यह दक्षिण भारत का पर्वतीय नगर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो नर्मदा नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यह सब तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। नर्मदा जो है विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के बीच में होकर के बहती है। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के बीच में से होकर के नर्मदा नदी। वही ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी यह जो है सतपुड़ा और अजंता के बीच से होकर गुजरती है। सोन नदी छोटा नागपुर और दामोदर नदी भी छोटा नागपुर से ही निकलती है। और यह जो चारों नदी है, चाहे वो नर्मदा हो, ताप्ती हो, सोन हो, दामोदर हो, यह सभी के सभी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। नर्मदा, ताप्ती, सोन और दामोदर। लूनी किसकी सहायक नदी है। लूनी जो है किसी की भी सहायक नदी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह जो है कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है। यह जो है अंतःस्थलीय नदी है, अंतःस्थलीय नदी है। 182 नंबर प्रश्न, लोनार झील कहाँ अवस्थित है। लोनार झील यह क्रेटर निर्मित झील है और यह कहाँ है तो महाराष्ट्र में। यह जो है उल्का निर्मित झील है। उल्का गिरने के कारण ही यहाँ पे गड्ढा हुआ और उसी में पानी जमा हो गया, जिसे लोनार झील नाम दिया गया और है कहाँ तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। कृष्णा की लगभग लंबाई 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर। वही महानदी की लंबाई 900 किलोमीटर है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ आप लोग को चेंज लग रहा होगा, क्योंकि मैं वैष्णो देवी गई थी, वहाँ काफ़ी ठंड पड़ रहा था, जिस कारण से मुझे जुकाम हो गई। तो आप लोग मेरे आवाज़ को इग्नोर करिएगा और क्वेश्चन पे ही ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जाड़े में किस मानसून तमिलनाडु में वर्षा होती है। जाड़े में किस मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है बताएंगे तो लौटती हुई मानसून से या फिर प्रवर्ती मानसून से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और जाड़े में वर्षा जो होती है बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वाले क्षेत्रों में, तो वो वर्षा जो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ना कि लौटते हुए मानसून के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। पहले चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती थी, अब जो है इसका स्थान मासीनाम ले रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मासीनाम। चेरापूंजी, मासीनाम यह है कहाँ तो मेघालय में है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया भी जा सकता है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी जो है यह किसका हिस्सा है, तो हिमालय का हिस्सा नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बिल्कुल सही मैं बता रही हूँ। चलिए, क्वेश्चन है भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किससे मापते हैं तो टी स्केल से। टी स्केल से चक्रवात कई तरह के होते हैं, जैसे कि विली जो है ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। साइक्लोन भारत, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, यह सब जगह साइक्लोन को ही आम बोलचाल में भारत में चक्रवात कहा जाता है। टॉर्नेडो की जो आकृति होती है, कीप के समान होता है और यह अमेरिका वाले तट पर आता है, जो काफ़ी तबाही भी मचाता है। टॉर्नेडो को किससे मापा जाता है तो फुजीटा स्केल से। टॉर्नेडो यूएसए, वेस्ट इंडीज ये वाले जगह पे आते हैं। और हरिकेन कहाँ आता है तो कैरेबियन सागर में। चक्रवात की बात की जाए तो यह जो हो जाएंगे बीच में लो प्रेशर और बाहर हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा जाने लगती है, वायुदाब जाता है लो प्रेशर की ओर, और यही चक्रवात कहलाता है। अगर बात की जाए उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चक्रवात उत्पन्न होते हैं।
जिसे हम लोग दक्षिणावर्ती दिशा भी कहते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक डायरेक्शन या फिर वामावर्ती। इसका दिशा कैसा होता है उत्तरी गोलार्ध में? तो एंटी क्लॉक वाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा होती है क्लॉक वाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 187, और प्रति चक्रवात जो है इसी का अपोजिट होता है। ठीक है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय कहाँ थे? तो असम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? वही क्वेश्चन है, लौटती हुई मानसून। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लू। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। काल वैसाखी यह पश्चिम बंगाल में, और यह धूल भरी आंधी पंजाब, हरियाणा, अपना बिहार में भी लू चलता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? औसतन वार्षिक वर्षा, औसतन पूछा जा रहा है, तो 118 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सखुआ होगा, सखुआ। देवदार, चीड़, फर, साइकस, पाइनस, यह सब जो है अनावृत बीजी या फिर जिम्नोस्पर्म पौधा है या फिर पेड़ है। महोगनी, सिनकोना, और फिर रोजवुड, आयरनवुड सदाबहार वन के उदाहरण हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? सर्वाधिक जनसंख्या जो है यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या घनत्व रहता तब बिहार होता है। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। निम्नांकित केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? यहाँ पे बात हो रही है केंद्र शासित प्रदेश का, तो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। निम्नांकित केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो लक्षद्वीप का है। वही सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? तो लद्दाख का है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो किसका है? तो लद्दाख का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर। और लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है, और यह प्रवाल निर्मित द्वीप है, और इसमें 11 द्वीप पर मानव निवास करते हैं, बाकी 25 द्वीप जो है मानव विहीन है। विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएंगे सागर माथा। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा कितनी लंबी है? भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा कितनी लंबी है बताएंगे? 4096। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक सीमा जो है बांग्लादेश के साथ ही लगती है, और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आ जाता है कौन सा? तो चीन। कौन सा है? चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। वही पाकिस्तान से कितना सीमा लगता है? तो 3323 किलोमीटर। फिर बात कर लेते हैं नेपाल की, तो 1751 किलोमीटर लगता है। किससे? तो नेपाल के साथ। भूटान से भी बात कर लेते हैं। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा लगती है, 699 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। क्लियर हो गया होगा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को वहाँ कहा जाता है क्या? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जमुना कहा जाता है। और गंगा को कहा जाता है पद्मा। गंगा को पद्मा कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिल जाते हैं उसके बाद मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिड्डू-रुता लागला किसकी स्थलाकृति है? पिड्डू-रुता लागला किसकी स्थलाकृति है? यह स्थलाकृति है शिखर की, और यह जो है श्रीलंका की सर्वोच्च शिखर भी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो श्रीलंका का। श्रीलंका की राजधानी कौन है? श्रीलंका की राजधानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, हालांकि श्रीलंका की राजधानी अब जो है श्री जयवर्धने कोटे है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कोलंबो। निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच में है? श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य। श्रीलंका जल संधि, यह तो कुछ है नहीं। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है।
और ईरान को ओमान से अलग करती है। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? आपने नाम सुना होगा, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के बीच में ही मेहरगढ़ अवस्थित थी, जहां सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिलता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, और मानव के बचने का भी साक्ष्य मिलता है। सुलेमान की ऊंचाई कितनी है? तो 3770 मीटर है, 3770 मीटर। किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने को क्या कारण हो सकता है? किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना यह कारण हो सकता है। वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना यह भी कारण है। वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना यह भी कारण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 170 से लेकर के 330 तक क्वेश्चन ज्योग्राफी से दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, उससे काफ़ी मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है या फिर नहीं। समान आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? समान आपदाओं को कितने वर्गों में? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है भौतिक। भौतिक जिसे मानव निर्मित भी कह सकते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कि कर्क रेखा है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इनमें से किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? सूर्योदय पहले होगा अरुणाचल प्रदेश में, और सूर्यास्त कहाँ होगा? सबसे अंत में। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश और सूर्यास्त गुजरात में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन यह खींचा गया था 1914 में भारत और चीन के बीच में, जिसे LAC के नाम से जाना जाता है, LAC। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा जो समय है ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है, 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्रम से याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। वही भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, जिसे LOC भी कहा जाता है। सर क्रिक रेखा भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और 24वीं समानांतर रेखा भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 0 डिग्री रेखा अगर पूछ दिया जाए, 0 डिग्री रेखा, तो यह किसके बीच में है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच में है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण में स्थित है मालदीव। कौन सा हो जाएगा? मालदीव। मालदीव बिल्कुल राइट आंसर है। 8 डिग्री चैनल द्वारा भारतीय भूभाग लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीप से अलग होता है। लक्षद्वीप जो कि मिनिकॉय द्वीप से अलग होता है, मालदीव मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। वही 9 डिग्री की बात की जाए तो 9 डिग्री जो अलग करता है मिनिकॉय और कन्नानोरे को, 11 डिग्री कन्नानोरे को अमीनी द्वीप से, और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। एक बार फिर से सुनिएगा, 8 डिग्री चैनल किससे अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को, मालदीव को मिनिकॉय से, मालदीव को मिनिकॉय से, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और 9 डिग्री किसको अलग करती है? तो मिनिकॉय को कन्नानोरे से, और 11 डिग्री कन्नानोरे को अमीनी द्वीप से, और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है। भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का खंड है, बिल्कुल सही है। ऊपर वाले भाग को लारेशिया कहा जाता है, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है, और भारत जो है गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, यह सही है। दक्षिण भारत की अधिकतर चट्टानें रूपांतरित है। दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टानें रूपांतरित है, जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है, यह भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 207, इनमें कौन कथन सही नहीं है? इनमें कौन कथन सही नहीं है? भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं। बिल्कुल, भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। जी हाँ। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। जी नहीं, यह तो नवीनतम है, बलित पर्वत है सबसे पुराना भूखंड है, यह अरावली है। मालवा पठार अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित है, बिल्कुल सही है। विंध्य पर्वत जो है अपना बिहार से होकर के भी गुजरती है, कैमूर और रोहतास वाले क्षेत्र में, जहाँ से चूना पत्थर पायराइट काफ़ी मात्रा में निकलते हैं। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन है? सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग धूपगढ़ चोटी।
सतपुड़ा जो कि मध्य प्रदेश। धूपगढ़ चोटी सबसे ऊंची चोटी है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अमरकंटक पहाड़, अमरकंटक ये किसका है? तो मैकाल पर्वत का है। सतपुड़ा पर्वत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर या तो अरावली का हो जाएगा। और गुडविल शिखर, इसे ध्यान रखिएगा, गुडविल शिखर जो है विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे सद्भावना शिखर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंभात की खाड़ी कहाँ है? खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो यह है भारत, नहीं, खंभात की खाड़ी पूरा गुजरात में है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है, जबकि खंभात की खाड़ी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और खंभात की खाड़ी में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही नदी यह सब मुहाना बनाती हैं। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही नदी यह सब मुहाना खंभात की खाड़ी में बनाती है। इनमें कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है? मुख्य हिमालय की श्रेणी कौन सा है? मुख्य हिमालय की श्रेणी कौन सा है? राइट आंसर हो जाएंगे शिवालिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? पटकाई को याद रखिएगा, यहाँ पे पटकाई कहाँ है? तो भारत म्यांमार की सीमा पर है। जयंतिया कारोखा से जयंतिया मेघालय में। आगे में बात कर ली सुलेमान तीर्थर कहाँ? तो पाकिस्तान में है। इनमें कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? पूर्ववर्ती नदी 3 ही है। कौन कौन सा है? तो सिंधु है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली नदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? तो सिंधु हो जाएंगे। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ को अनुगामी या फिर अनुवर्ती या फिर अपवाह प्रणाली विकसित करती है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ जो है अनुगामी या फिर अनुवर्ती या अपवाह प्रणाली विकसित करती है। पूर्ववर्ती जो है यह हिमालय से निकलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना है, जो कि आकर के इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? इनमें से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी में होकर के बहती है? 4 नदी की बात हमने आगे किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। भारत का कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? वृष्टि छाया में पड़ता है तो पश्चिमी घाट का विमुख भाग होगा, न कि सम्मुख भाग। इस वाले भाग को सम्मुख कहते हैं और इसका अपोजिट वाले भाग को क्या कहते हैं? विमुख भाग कहते हैं। गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें कहाँ मिलता है? गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान राजस्थान का जोधपुर। देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय में। इनमें से कौन वन प्राणी पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है? पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में तो गेंडा मिलता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। काजीरंगा नेशनल पार्क तो आपने सुना होगा, एक सिंग वाले गेंडा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी है। भारत में याक कहाँ मिलते हैं? याक जो मिलते हैं यह कहाँ मिलते हैं? लद्दाख में। पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है? पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है? तो उपजाऊ मिट्टी का मिलना और कई सारे कारण हैं, जैसे कि दोआब क्षेत्र काफ़ी है, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। छोटा नागपुर पठार पर यंत्र तंत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? छोटा नागपुर पठार पर यंत्र तंत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? तो वहाँ उद्योग का विकास हुआ है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना आ गया है? शहरी जनसंख्या 31.2 होता है, तो माइनस कर लीजिएगा तो 68.8% हो जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या, किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है? लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है? तो केरल में और सबसे कम हरियाणा में है। मकालू क्या है? मकालू यह जो है हिमालय का एक ऊंचे शिखर है और है कहाँ? तो नेपाल में है। नेपाल में। काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? काठमांडू घाटी कहाँ है? तो मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। कौन सी नदी है? कर्णाली नदी। और कर्णाली नदी के किनारे ही काठमांडू अवस्थित है। काठमांडू कर्णाली नदी के किनारे अवस्थित है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर निकाला गया है। किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है? किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है? किस पड़ोसी देश मान लीजिए कि ये है
और पश्चिम में है, पश्चिम में सिक्किम है, तो यहाँ पे हो जाएगा भूटान और भूटान के पश्चिम में सिक्किम है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी भूटान। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भूटान की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, तो यह तो सिक्किम है अपना भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ऐसे तो केटू है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुल्ला कांगड़ी। कुल्ला कांगड़ी भूटान की सबसे ऊंची चोटी कुल्ला कांगड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है? अन्नपूर्णा का है तो नेपाल में, धौलागिरी का है तो यह भी नेपाल में है। इनमें कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है? जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है चुखा परियोजना का है तो वांगचू नदी पर है, वांगचू नदी पर, और यह जो है भारत और भूटान की संयुक्त जल विद्युत केंद्र है। भारत से सटे पूर्व में कौन सा देश है? भारत से सटे पूर्व में पूछा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। बांग्लादेश पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश। ऐसे ऑप्शन में म्यांमार रहता तो म्यांमार भी आंसर हो सकता था। नेपाल नॉर्थ में है, भूटान भी नॉर्थ में है, पाकिस्तान वेस्ट में है। सुरमा क्या है? सुरमा जो है मेघना की सहायक नदी है। सुरमा मेघना की सहायक नदी है। मेघना कहाँ बहती है? तो ऑलरेडी हमने बताया बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है? जाफना प्रायद्वीप यह है उत्तरी भाग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एलिफेंटा पास जो है जाफना प्रायद्वीप को श्रीलंका के मुख्य भूमि से जोड़ता है। एलिफेंटा पास जो है जाफना प्रायद्वीप को श्रीलंका के मुख्य भूमि से जोड़ता है। भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा? अच्छा, भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा? श्रीलंका नाम दिया गया था 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में श्रीलंका को आज़ादी कब मिला था? तो आज़ादी मिला है 1948 में। 1948 आज़ादी 1948, श्रीलंका नाम पड़ा 1972 में। इनमें कौन सा कथन सही है? श्रीलंका को रत्नद्वीप कहा गया है। बिल्कुल, श्रीलंका को रत्नद्वीप कहा गया है। श्रीलंका में ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लोहा और अभ्रक प्राप्त है। नेक्स्ट है पर्याप्त है। श्रीलंका का उद्योग कृषि पर आधारित है। जी हाँ, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। खैबर कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा का नाम तो सुना ही होगा। जो भी भारत पर आक्रमण किया खैबर दर्रे से होते हुए ही भारत में एंट्री किया, जैसे कि सिकंदर लोदी का नाम पता होगा, महमूद गजनवी का नाम पता होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खैबर कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में। पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? पाकिस्तान के किस भाग में? तो पाकिस्तान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, क्योंकि अपना भारत से उसका लगा हुआ सीमा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। इसे पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहता है? चोलिस्तान कहा जाता है, चोलिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है यह है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय या फिर परंपरागत स्रोत। कोयला, पेट्रोलियम, यह सब क्या है? तो यह सब अनवीकरणीय है। नवीकरणीय जिसे अक्षय या फिर गैर परंपरागत कहा जाता है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय, फिर तरंग, भूतापीय, भूकंपीय, बायोगैस, ये सब आते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अभी हमने बताया अनवीकरणीय। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम है वेल्ड। ऐसे तो रेगुर भी कहा जाता है, लेकिन इसे याद रखिएगा, चेरनोजेम भी काली मृदा को कहा जाता है। रूस के चेरनोजेम मिट्टी से इसकी तुलना किया जाता है, तो चेरनोजेम भी कहा जाता है काली मिट्टी को, और इसे वेल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में यह मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ वेल्ड कहा जाता है। स्टेपिज या खादर है, और खादर किसे कहते हैं? नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि ऐसा पहाड़ी एरिया में, और राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। सीढ़ीनुमा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन यह कौन सा है? तो एड्रीन। कौन सा है? एड्रीन। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। ऑप्शन हो जाएंगे सी
आर्सेनिक हो जाएंगे सोडियम 24 रक्त संचारण और आयरन 26 एनीमिया, फास्फोरस 32 हड्डी, आर्सेनिक 24 ट्यूमर के इलाज में, कोबाल्ट 60 कैंसर, आयोडीन 131 थायराइड, लौह की कमी से एनीमिया और लौह की अधिकता से लिवर सिडोरोसिस रोग होता है। लिवर सिरोसिस नहीं, वो तो होता है एल्कोहल की अधिकता से, लोहे की अधिकता से होता है लिवर सिडोरोसिस। चलिए, किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? उद्योग की जननी माना जाता है लोहा को। इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का प्रकार कौन सा है? लोहा का अयस्क की अगर बात की जाए तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, हेमेटाइट। बिटुमिनस एंथ्रासाइड एक ट्रिक याद रखिएगा, ए वी ली पी, ए से हो जाएगा एंथ्रासाइड, वी से हो जाएगा बिटुमिनस, ली से हो जाएगा लिग्नाइट और पी से हो जाएगा पीट। सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइड है और सबसे घटिया श्रेणी का कोयला जो है यह पीट है। भारत में एंथ्रासाइट कोयला बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और जो भी पाया जाता है यह कहाँ पाया जाता है तो जम्मू कश्मीर में लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा छत्तीसगढ़। लोहा और कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान पहला है। दूसरा स्थान पर अगर पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। तो यहाँ पे निम्न कर लीजिए, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ओडिशा। दूसरे नंबर पर हालांकि यह आता है, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण अब्रक है। अब्रक जो है उष्मा का सुचालक है और विद्युत का कुचालक है। अब्रक उष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक है। सर्वाधिक अब्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक अब्रक उत्पादन अपना भारत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है मुंबई हाई और यह जो है अरब सागर में समुद्री अपतट बेसिन में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है? तो कल्पक्कम और कुडनकुलम कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में। कैगा कहाँ है? तो कर्नाटक में। नरौरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और एक और है काकरापारा कहाँ है? तो यह हो जाएगा गुजरात में। और गोरखपुर को याद रखिएगा, वो गोरखपुर नहीं जो उत्तर प्रदेश में है, एक गोरखपुर जो है हरियाणा में है। गोरखपुर हरियाणा, ठीक है। काकरापारा राजस्थान। एक रावत भाटा रह गया, तो रावत भाटा कहाँ है? तो राजस्थान में है। रावत भाटा कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, तारापुर महाराष्ट्र, कल्पक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, नरौरा उत्तर प्रदेश, रावत भाटा राजस्थान और गोरखपुर हरियाणा, काकरापारा यह हो जाएगा गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो यह कहा था जिम्बरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि फीवर मेरे को बहुत ही ज़्यादा आ रखा है और बहुत ही ज़्यादा ठंड भी लग रही है जुकाम की वजह से। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में। कब? 1965 में। कहाँ? तो कांडला गुजरात में। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी हो जाएंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह हुआ था 1987 में और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 1 जनवरी 1989 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल यह हुआ था 1997 में। किसके लिए हुआ था? तो वैश्विक तापीकरण के लिए हुआ था। नगोया प्रोटोकॉल यह हुआ था
2010 में किसके लिए हुआ था? तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय यह कौन सा है? तो गोविंद सागर है। गोविंद सागर जलाशय है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध है। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश। अगर पूछा जाए कि नांगल कहाँ है तो यह पंजाब में, और भाखड़ा कहाँ है तो यह जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में, जो कि सतलज नदी पर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर यह कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। कृष्णा राजा सागर बांध है। कृष्णा राजा सागर बांध यह किस नदी पर है? तो हो जाएगा कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर मैटूर बांध भी है। नागार्जुन सागर बांध यह किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर और भी है, जैसे कि श्रीशैलम बांध, अलमाटी बांध है। नेपाल के साथ भारत की किस राज्य की सीमा सबसे लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत की किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? उत्तर प्रदेश। अपना बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के 7 जिलों की सीमा जो है नेपाल से लगती है। 3 जिलों की सीमा जो है पश्चिम बंगाल से। 8 जिलों की सीमा जो है झारखंड से, और 8 उत्तर प्रदेश से। 7 जिलों की सीमा लगती है नेपाल से। 3 जिलों की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से। 8 जिलों की सीमा लगती है कहाँ? तो झारखंड से, और 8 उत्तर प्रदेश से। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कांडला गुजरात, पहले ऑलरेडी हमने बताया भी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? गौर करिएगा, यहाँ पे संयंत्र पूछा जा रहा है। अगर उत्पादन पूछा जाता तब हो जाता दार्जिलिंग, और स्थापना किया गया था 1897 में दार्जिलिंग के सिद्रेबाग में। यहाँ पे संयंत्र पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव समुद्रम। स्थापित किया गया था 1902 में। भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है 27%, मैदानी क्षेत्र है 43%, और 29.3% जो है पर्वत और पहाड़ है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड, गौर करिएगा, वन्य जीव बोर्ड पूछा जा रहा है। इसका गठन कब किया गया था? वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952 में किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम आया था। 1992 में हाथी संरक्षण अधिनियम आया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। वायु प्रदूषण अधिनियम यह आया था 1981 में। चलिए, क्लियर हो गया। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से एक ही दिख रहा है, सौर ऊर्जा। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र तो हो जाएगा कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। आगे हमने बात कर लिया कल्पक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। तारापुर महाराष्ट्र में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम, भारत का पीठ स्वर्ग इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति यह लागू हुआ था सितंबर 1987 में। सितंबर 1987। क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनोन जो कि सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। मलेरिया हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, और संक्रमण जो है मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है, जिसकी खोज सर रोनाल्ड रॉस ने किया था। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इनमें से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहेंगे? तो हो जाएगा खादर को। काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनमें से कौन मृदा निर्माण का कारक है? जलवायु भी है, वनस्पति भी है, चट्टान भी है, उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। पहला पूछा जा रहा है तो 1972 बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक जिसमें जान न हो। तो जान न हो तो नदी हो जाएगा। नदी, पहाड़, पर्वत, वायु, प्रकाश, मिट्टी, जल, यह सभी के सभी अजैविक संसाधन। जबकि जैविक में जिसमें जान हो, जैसे कि पक्षी, पेड़, मानव, जंतु। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? राष्ट्रीय जल नीति ऑलरेडी हो चुका है 1987। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश।
रोहिला कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। इनमें कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सा है? तो चना होगा, चना। देखिए चावल हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, मूंग, उड़द, अरहर हो गया, मूंग, उड़द, अरहर, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, मूंगफली, तिल और फिर जूट, कपास, गन्ना, तंबाकू, भिंडी, यह सभी के सभी खरीफ फसल में आते हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, जूट, कपास, गन्ना, तंबाकू, भिंडी, यह सब खरीफ फसल के उदाहरण हैं। मोटे अनाज भी खरीफ फसल में ही आएंगे और कपास, गन्ना यह सब नकदी फसल में आते हैं। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? हालांकि गन्ना जो है खरीफ फसल में भी आता है और नकदी फसल में भी आता है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? उजला सोना किसे कहते हैं? तो कपास को। किसे कहते हैं? कपास को उजला सोना से कहा किसे जाता है? तो प्लेटिनम को। कपास को सिल्वर फाइबर भी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। गोल्डन फाइबर जूट को। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा भी हमने बताया गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। क्वेश्चन हाल में बिहार दरोगा में भी पूछा गया था। निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, इसे कहेंगे बागवानी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बागवानी। स्थानांतरित कृषि तो जानते हैं, जैसे कि झूम हो गया, जो कि पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि किया जाता है। पोंडा हो गया, यह कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। बेबर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। बन्ना कहाँ है? तो बन्ना या फिर बन्नी इस तरह से राजस्थान में है। कुमारी कहाँ है? तो केरल में है। और झारखंड का एक है कुरुबा कृषि, यह कहाँ है? तो झारखंड में। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका यह हो जाएगा कहवा का, कॉफी का। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल यह जो है उष्ण, आंसर बताया गया है उष्ण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? एक ही दिख रहा है गेहूं। इनमें से किसकी खेती में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दलहन में होता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। कुछ डिस्कशन जो है लास्ट में मैं करवा दूंगी इकट्ठे ही, जो भी सर के द्वारा बताया गया है उसका। सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से। तो ब्रिटेन के सहयोग से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है और इसका स्थापना किया गया था जर्मनी के सहयोग से। भिलाई, भिलाई की स्थापना किया गया था रूस के सहायता से और है कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में है। बोकारो, इसकी स्थापना किया गया था रूस के सहायता से ही और यह है झारखंड में। बोकारो की स्थापना किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, बाकी सबका दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। इनमें से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रोपण फसल का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, चाहे वो रबड़ हो, चाय हो, गन्ना हो। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग। कृषि आधारित उद्योग नहीं है तो सीमेंट उद्योग हो जाएगा। चमड़ा उद्योग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताया गया सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग से संबंधित मतलब सीमेंट से संबंधित एक ट्रिक याद रखिएगा, चूसिए आम जी, चूसिए आम जी, चूसिए आम जी। चू से हो जाएगा चूना पत्थर, चूना पत्थर जो है सीमेंट को जमने के बाद दरार आने से बचाने के लिए। सी से हो जाएगा सिलिका, सिलिका जो है मजबूती देने के लिए। ए से क्या हो जाएगा? एलुमिना, एलुमिना जो है जल्दी जमाने के लिए। आ से हो जाएगा क्या? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो है कठोरता देता है। म से क्या हो जाएगा? म से क्या हो जाएगा? MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, पानी को अवशोषित करने के लिए। और जी से क्या हो जाएगा? जी से हो जाएगा CaSO4 जल्दी जमने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? सुंदरवन। ऐसे तो अगर बीपीएससी का एग्जाम रहता तब बी और डी दोनों होते, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक अगर टिक करना हो तो सुंदरवन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? वाटर शेड मैनेजमेंट, वर्षा जल संग्रहण, ड्रिप सिंचाई, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है तो कांडला, कांडला है। कांडला, वधावन, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मार्मुगांव, न्यू मंगलौर, कोचीन, ये सभी के सभी पश्चिमी तट पर है।
वही पूर्वी तट की बात की जाए, पूर्वी तट में आ जाएगा आपका विशाखापत्तनम, पारादीप, कोलकाता। नीचे से चल लेते हैं, तूतीकोरिन, चेन्नई, एनोरे। एनोरे के बाद विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, पारादीप जो कि उड़ीसा में है, उसके बाद कोलकाता। यह सब पूर्वी तट का बंदरगाह है। सबसे नीचे तूतीकोरिन और फिर चेन्नई, फिर एनोरे, एनोरे के बाद विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम के बाद पारादीप, पारादीप के बाद कोलकाता। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो यह हो जाएगा टिस्को, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। स्थापना हुआ था 1907 में। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, इसका स्थापना किया गया था 1954 में। 1954 में बोकारो स्टील कंपनी, इसका स्थापना किया गया था 1964 में। और विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग, इसका स्थापना किया गया था 1918 में। याद रखिएगा, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी का गठन 1954, टाटा लोहा इस्पात कंपनी 1907, बोकारो स्टील कंपनी 1964, विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग, इसका स्थापना 1918। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। उपर्युक्त सभी स्थापना किया गया था 1854 में। 1855 में जूट मिल की स्थापना किया गया था पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के रेसरा में। पिछले वाली वीडियो में हमने बताया भी था। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएंगे सीमेंट। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग लौह अयस्क होगा, लौह अयस्क। उपभोक्ता उद्योग कौन सा? तो लौह अयस्क। सभी चीज़ों में इसका काम रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चीनी उद्योग नहीं सर के द्वारा बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी ही बताया गया है। मेरे ख्याल से चीनी उद्योग होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, लौह अयस्क ही सर के द्वारा बताया गया। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी यह कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 के मध्य रात्रि में। तो कह सकते हैं कि 4 दिसंबर को हुआ था। 4 दिसंबर 1984 को यूरेन कार्बाइड संयंत्र, और यह जो है शिवाम कीटनाशक दवा का फैक्ट्री था। तो राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइट। इनमें कहाँ स्वतंत्र प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? तो राइट आंसर हो जाएंगे राउरकेला। नेपानगर प्रसिद्ध है, नेपानगर अखबारी कागज के लिए, और यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? रेल मंडल की संख्या है 18। रेल मंडल की संख्या कितनी है? 18। बाकी इसे आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 01 किस नदी पर और किन स्थान के बीच है? राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जो है गंगा इलाहाबाद हल्दिया, यह गंगा नदी पे है और इलाहाबाद हल्दिया से जोड़ती है। इसकी टोटल लंबाई 1620 है। सबसे लंबी यही जल मार्ग है, 1620 है। दूसरा अगर बात की जाए तो सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर। तीसरा कौन सा है? तो कोट्टापुरम से कोल्लम, और यह है कहाँ? तो केरल पश्चिमी तट नहर पर है। चौथा काकीनाडा से मरकानम, काकीनाडा को जोड़ती है मरकानम से। और पांचवा धमरा को जोगनखली से, और छठा लखीमपुर को भंगी से। एक बार फिर से सुनिएगा, पहला गंगा इलाहाबाद हल्दिया, दूसरा ब्रह्मपुत्र सदिया से धुबरी, तीसरा कोट्टापुरम से कोल्लम पश्चिमी तट नहर, और चौथा कौन सा हमने बताया? तो काकीनाडा से मरिकानम, पांचवा तलचर धमरा जोगनखली, और छठा हो जाएगा लखीमपुर भंगी, और सबसे छोटा जो है लखीमपुर भंगी ही है। इनमें से कौन से दो दूरस्थ पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? पूर्वी पश्चिमी गलियारे से तो यह हो जाएगा सिलचर तथा पोरबंदर, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका। और उत्तर से दक्षिण श्रीनगर से कन्याकुमारी। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8 है। सेना के एक अलग से है, अगर सेना वाला शामिल कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ऐसे 8 ही हैं। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी यह चलती है महाराष्ट्र में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर।
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। और कोलकाता में तो 3 का मुख्यालय जैसे कि ईस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे और कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कोलकाता में ही है। इनमें से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर मार्मुगांव नहीं है। इनमें से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं तो इंदौर नहीं है। इंदौर नहीं है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। हाजीपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे, कोलकाता का तो अभी हमने बात कर ही लिया। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 में हुई थी। 1936। इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? गन्ना उत्पादक जिला पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। गिरावट हो रही है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र समस्तीपुर, लखीसराय ऐसे वाले क्षेत्र है। गंगा का उत्तरी मैदान। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1954-55 में हुआ, बनकर के तैयार हुआ था 1964 में। 1955 जाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऐसे 1954-55 याद रखिएगा। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर? तो वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, त्रिवेणी नहर यहाँ से निकाला गया है। कांवर झील स्थित है। कांवर झील यह बेगूसराय जिले में है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं हिमालय क्षेत्र में। हिमालय वाले क्षेत्र में। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप यह कौन सा है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। पायराइट खनिज है। पायराइट जो कि सर्वाधिक बिहार में ही होता है और यह आधात्विक खनिज है। आधात्विक। और यह रोहतास वाले क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में मिलता है। भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? पहली पूछा जाए तो 1840 में। 1840 में। कहाँ? तो मोतिहारी में, लेकिन यह असफल रहा था। मोतिहारी, लेकिन यह क्या रहा था? तो असफल। सफल अगर पूछा जाए, प्रथम सफलतम चीनी मिल तो 1904 में। कब? मढ़ौरा। कब? 1904 और कहाँ? मढ़ौरा। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में घट रहा है। अब कौन तंबाकू उत्पादन करेगा? बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? रेल परिवहन का शुभारंभ बिहार में 1860 से माना जाता है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल, अभी सावन का महीना चल रहा है, वहाँ काफ़ी भीड़ भी रहती है। राइट आंसर हो जाएगा बांका। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह हो जाएगा पटना। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में टोटल जिलों की संख्या 38 है और 38वां जिला कौन सा? तो अरवल है। अरवल जो है अपना मेरा जिला जो है जहानाबाद, वहीं से अलग हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। और भी याद रखिएगा जैसे कि प्रमंडल। प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो 9। प्रमंडल की संख्या 9 है। अनुमंडल की संख्या कितनी है? अनुमंडल की संख्या हो जाएगा 101। 101। ब्लॉक की संख्या कितनी है? ब्लॉक की संख्या कितनी है? तो 534। 534। नगर निगम की संख्या कितनी है? तो 17। नगर निगम की संख्या 17 है। नगर परिषद की संख्या 84 है। नगर परिषद की संख्या कितनी है? तो 84। पुलिस जिला की संख्या कितनी है? पुलिस जिला की संख्या 43 है। पुलिस जिला की संख्या 43। पुलिस स्टेशन की संख्या 1064 है। 1064 है। नगर पंचायत की संख्या कितनी है? तो 151। वही पंचायत की संख्या कितनी है? 80 58 8058। इसे ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट था। प्रमंडल 9, अनुमंडल 101, ब्लॉक 534, नगर निगम 17, नगर परिषद 84, नगर पंचायत 151, पंचायत 80 58 8058, पुलिस जिला 43, पुलिस स्टेशन 1064। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? बिहार से नेपाल की। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो राइट आंसर हो जाएंगे सोन नदी। इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पूर्णिया है। उच्चावच प्रदर्शन करने के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था? हैसूर विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमान ने। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी। तलछी की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई। स्थानिक ऊंचाई।
स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? नीले रंग से जल को दिखाया जाता है, हरा रंग से मैदान को दिखाया जाता है और भूरा कलर से पठार को दिखाया जाता है। हिमाद्री को सफ़ेद और मरुस्थल को पीला रंग से दर्शाया जाता है, मरुस्थल को पीला रंग से। मानचित्र में मैदान को किस रंग से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मानचित्र पूछा जा रहा है तो मानचित्र हो जाएगा हरा, हरा। मानचित्र मैदान को किस रंग से? तो मैदान को हरा कलर से दर्शाया जाता है। मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? सफ़ेद रंग किस आकृति को? तो वर्जिला को, वर्जिला को। तो ज्योग्राफी जो है कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे मैं क्लियर कर देती हूँ, एक बार उसे आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। शायद हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि सुनिएगा सर, सुनिएगा सिर्फ, भारत का सबसे बड़ा लवणता वाला झील कौन सा है? तो चिल्का झील है। चिल्का झील को अनूप या अनोखा या फिर लैगू निर्मित झील कहा जाता है। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। वेवनाड झील कहाँ है? तो यह केरल में है। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ हुआ था? तो सतपथ हिमानी से हुआ है और यह जो है विष्णु गंगा और धौली गंगा से मिलकर के बना हुआ है। जहाँ पे विष्णु गंगा धौली गंगा मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा से जब मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा से जब पिंडार नदी आकर के मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा से जब मंदाकिनी नदी आकर मिलती है उसे रुद्र प्रयाग। अलकनंदा से भागीरथी नदी आकर के मिलती है उसे देव प्रयाग कहते हैं और आगे चल करके इसी का नाम गंगा हो जाता है। और भी है जैसे कि हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर है? तो लगभग 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर है। नदियों के हिसाब से इसे बांटा गया है 4 भागों में। पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। यह जो है सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। सिंधु और सतलज नदी के बीच में, सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? तो कुमायूं हिमालय है जो कि 320 किलोमीटर, सबसे छोटा हिमालय। फिर आगे बढ़ते हैं तो काली नदी से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, सबसे लंबा हिमालय नेपाल हिमालय ही है 720 किलोमीटर। फिर तीस्ता से दिहांग के बीच में असम हिमालय है, असम हिमालय है। ये भी हमने क्लियर कर दिया, ये सब कुछ छूट गया था। और भी जैसे याद रखिएगा, एक मिनट, ये रहा हिमालय। हिमालय के इस वाले भाग को क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। हिमालय के पार वाले भाग को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय से ग्रेट हिमालय को जो अलग करती है उसे कहते हैं इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन मुख्य हिमालय से ट्रांस हिमालय को अलग करती है। फिर पूछा जाए कि बृहद हिमालय से लघु हिमालय, बृहद हिमालय से लघु हिमालय को कौन अलग करती है? तो ये हो जाएगा मेन बाउंड्री, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और लघु हिमालय को शिवालिक जो अलग करती है वो हो जाएगा कौन सा? तो मेन बाउंड्री फोल्ट, मेन बाउंड्री फोल्ट। एक बार फिर से सुनिएगा, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग इंडो सांगपो सचर जोन अलग करती है। बृहद हिमालय से लघु हिमालय को अलग कौन करता है? तो ये हो जाएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग कौन करता है? तो मेन बाउंड्री फोल्ट। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन के बारे में तो कल ही हमने बताया था। इसका जो कार्यकाल है 1880 से 1884 के बीच में। भारतीय इसे प्यार से सज्जन रिपन भी कहते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन्हें भारत का उद्धारक कहा था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो क्रीमियाई युद्ध में हजारों घायल सैनिकों का इलाज किए थे, इस कारण से इन्हें ऐसा कहा जाता है, लेडी विद द लैंप। ठीक है। रिपन के समय में ही लिटन के प्रारंभ किए गए कार्य को ही इसने समाप्त किया था। जैसे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लाया था, उसे समाप्त किया। इंडियन आर्म्स एक्ट लिटन के समय लाया गया था 1878 में, उसे भी इसने समाप्त किया। इंडियन आर्म्स एक्ट को समाप्त किया। सिविल सेवा में उम्र 21 से घटा करके 19 कर दिया था लॉर्ड लिटन ने। फिर से इसने 1921 कर दिया, 19 से 21 कर दिया। सिविल सेवा में उम्र का घटा करके कितना कर दिया था? 21 से घटा करके 18 कर दिया था लॉर्ड लिटन ने। फिर से लॉर्ड रिपन जो 18 से फिर 21 कर दिया। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन के बारे में जान लीजिए। 6 जुलाई 1905, 6 जुलाई 1905 इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। तो 6 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा का प्रकाशन किया गया। 6 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा का प्रकाशन किया गया। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया गया।
पहले प्रकाशन, फिर 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया गया। 7 अगस्त 1905 को सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, कहाँ? कोलकाता में। सुंदरनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में के मित्रा ने स्वदेशी एवं बहिष्कृत का प्रस्ताव रखा। के मित्रा ने स्वदेशी एवं बहिष्कार प्रस्ताव रखा कलकत्ता के टाउन हॉल में। के मित्रा की पत्रिका संजीवनी उसी में, और इसे एस.एन. बनर्जी का पत्रिका का नाम क्या है? तो बंगाली। इसी के कारण एस.एन. बनर्जी को पहली बार जेल भी जाना पड़ा था। इसके बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया, और फिर बाद में चलकर किसे रद्द? 12 दिसंबर 1911 को तीसरा दिल्ली दरबार जब लगा था उस समय रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 लखनऊ अधिवेशन में। दयानंद सरस्वती की पत्रिका का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। 1906 कोलकाता अधिवेशन, इसमें स्वराज प्रस्ताव लाया गया, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे थे? तो दादा भाई नौरोजी। 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ, और इसमें अध्यक्षता करे थे एम ए अंसारी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया। 1929 लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, कुछ और पॉइंट है, जैसे कि 20 अगस्त 1917 को क्या कहते हैं? अगस्त घोषणा। इस समय राष्ट्र सचिव मॉन्टेस्क्यू था और वायसराय चेम्सफोर्ड था। अगस्त प्रस्ताव यह आया था 8 अगस्त 1940 को लिन लिथगो के द्वारा। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव। अगस्त क्रांति अगर पूछ दिया जाए तो 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946। चलिए, हो चुका, यही बताना था। हरित क्रांति का जनक किसे कहा था? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। यह कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के। प्रयोग कहाँ किए? तो मैक्सिको में। शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो विलियम गैडे ने। और भारत में हरित क्रांति की नींव कहाँ पड़ी थी? तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ? तो यह उत्तराखंड हो जाएगा, और यह प्रारंभ हुआ था 1960 के दशक में। 1966-67 में स्टार्ट हुआ था पहली वार्षिक योजना के समय। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? उन्नत श्रेणी के बीज का उपयोग, और सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था गेहूं पर, पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके बताएंगे। पसंद आए तो लाइक करिएगा और इसे शेयर भी किया करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मेरा कोई टाइम टेबल है नहीं, वीडियो कभी भी आ सकता है, आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। इस कारण से मैं बोल रही हूँ कि बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।